चैनल पर जिसका नाम है मिस्टर मैक, और आप देख रहे हैं चैप्टर सेकंड, ठीक है, जिसमें मैं बिज़नेस स्टडीज़ से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो आई होप आपको इससे प्रीवियस की वीडियो जो मैंने अपलोड की है आपको समझ आई होंगी, एंड समझ आई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी आप करते रहें, क्योंकि जब कोई चीज़ आपको समझ में आ रही है और आपके लिए हेल्पफुल है तो ओबियसली आप सामने वाले को ज़रूर जो है अप्रिशिएट करेंगे, ये मेरा विश्वास है। तो आज की वीडियो में हम जो चैप्टर सेकंड है उसका सेकंड पार्ट आज हम शुरू करेंगे, ठीक है, यानी पार्ट सेकंड से शुरू करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम जो है पार्ट सेकंड शुरू करते हैं। इसमें हमने पढ़ना है कि कितने टाइप्स के पार्टनर्स होते हैं। तो यहाँ लिखा है टाइप्स ऑफ पार्टनर आर एज फॉलो, जिसमें आपके पास एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर बाय स्टॉपल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब एक एक करके समझते हैं कि कौन से कैसे कैसे पार्टनर्स होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं। पहले बात करें हम एक्टिव पार्टनर के बारे में कि एक्टिव पार्टनर कौन होता है। तो कहने का मतलब वो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है, प्लस वो मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करता है और अपना वो शेयर प्रॉफिट लेता है और उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ठीक है। यानी एक्टिव पार्टनर वो होता है जो पैसा भी लगाता है और मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी करता है, प्रॉफिट भी लेता है और उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर मैं बात करूं स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर की, तो ये कंट्रीब्यूट कैपिटल करता है लेकिन ये पार्टिसिपेट जो है वो नहीं करता, ठीक है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एंड इनकी जो लायबिलिटी होती है वो आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती है। देन नेक्स्ट इज़ अ सीक्रेट पार्टनर्स। तो सीक्रेट पार्टनर्स के बारे में हमने क्या यहाँ पे देखना है कि कंट्रीब्यूट तो करते हैं कैपिटल और पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट बट सीक्रेटली, यानी ये पार्टिसिपेट करते हैं बट ये दिखाते नहीं हैं कि एज ए ये मैनेजमेंट में एज अ पार्ट है या नहीं है। बाकी ये प्रॉफिट भी आपस में बांटते हैं और इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड। तो इसका मतलब है जितने भी शेयर्स के पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। बाकी नॉमिनल पार्टनर के बारे में कह रहा है डज नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल, डज नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, जनरली डज नॉट शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूँ पार्टनर बाय स्टॉपल के बारे में, तो डज नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल, डज नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट एंड डज नॉट शेयर प्रॉफिट एंड लॉस एंड लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। एंड नेक्स्ट इज़ अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो डज नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल, कैपिटल नहीं कंट्रीब्यूट करते हैं, डज नॉट पार्टिसिपेट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में भी इनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं रहता है, एंड डज नॉट शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आपने नोट करना है। तो ये सब के बारे में एज अ प्रॉपर लिखा हुआ है, आप इसे रीड आउट कर सकते हो, इसका आप जो है एज अ स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, थोड़ा सा नॉइज़ की प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए मुझे दूसरे रूम में आना पड़ा। तो ये कुछ है मीनिंग आपके सामने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप जो है कितने टाइप्स की होती है। तो कह रहा है कि द टाइप ऑफ पार्टनरशिप कैन बी क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ टू फैक्टर, ड्यूरेशन एंड लायबिलिटी। तो पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ठीक है, एंड जनरल पार्टनरशिप एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। तो इसका मतलब समझिए कि अगर मैं पार्टनरशिप को भी क्लासीफाई करूं तो यहाँ पर दो टाइप्स की, एक तो ड्यूरेशन यानी कितने टाइम के लिए आपने पार्टनरशिप किया हुआ है, एंड लायबिलिटी के बेसिस पे। अब मैं बात करूँ
के ड्यूरेशन के बेसिस पे मैं बात करूँ तो यहाँ लिखा हुआ है कि दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप, मैं एक बार कलर चेंज कर लूँ, दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट एट द विल ऑफ अ पार्टनर, इट कैन कंटिन्यू लॉन्ग एज अ पार्टनर वांट। यानी ये पार्टनर के विल पे डिपेंड करता है कि पार्टनर कब तक चाहता है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है इट कैन बी कंटिन्यू एज अ लॉन्ग द पार्टनर वांट, ठीक है ना। एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप में कह रहा है कि पार्टनरशिप फॉर्म फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लाइक कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग। यानी जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप होता है वो किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए होता है। जैसे अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, बिल्डिंग बनाना, ठीक है, या किसी भी टाइप का रोड वगैरह बनाना, तो उसके लिए जो ए और बी ये दो कंपनी है और ये दो कंपनी मिलकर जो है पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो हम जो है इसे पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहेंगे। तो आई होप आपको पर्टिकुलर पार्टनरशिप समझ में आया होगा, जिसमें हम कोई भी काम करते हैं कंप्लीट करने के लिए तो मिलकर काम करते हैं, और जब वो काम कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम पार्टनरशिप अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करें, ये है आपका पार्टनरशिप डीड। और जब आप 12th में आएंगे तो अकाउंट्स में पहला ही चैप्टर है, ठीक है ना, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग में। तो इसमें पार्टनरशिप डीड क्या होता है, जब किसी भी पार्टनर के बीच रिटर्न एग्रीमेंट हो। याद रखना, एक हमने पढ़ा था कि एग्रीमेंट ओरल भी होता है और रिटर्न भी होता है, और हमने ये भी पढ़ा था कि रिटर्न एग्रीमेंट जो होता है वो बेस्ट होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो रिटर्न एग्रीमेंट है वो स्पेसिफाई द टर्म ऑफ कंडीशन दैट गिवन द पार्टनरशिप, इट कॉल्ड द पार्टनरशिप डीड। यानी जो भी कंडीशंस हैं वो सारे रिटर्न एग्रीमेंट में होंगे, सब कुछ लिखा होगा। जैसे कि उस डॉक्यूमेंट में ये लिखा होगा फर्म का नाम क्या है, बिज़नेस कहाँ लोकेटेड है, कितने साल के लिए है, कितने पार्टनर ने इन्वेस्ट किया है, प्रॉफिट क्या होगा उनके बीच, मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट कैसे होगा, ठीक है ना। यानी अगर किसी के बीच लड़ाई हो जाती है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये भी लिखा होगा उसमें। फर्म को कब बंद करना है, कैसे बंद करना है, उसका प्रोसीजर क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे पे करेंगे अगर उन्होंने पैसा लगाया है तो, और सैलरी एंड विड्रॉवल ऑफ द पार्टनर कैसे करेंगे, एंड ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनर, के हर एक पार्टनर की क्या ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं ये आपके पार्टनरशिप डीड में लिखे हुए होते हैं। तो आपको या किसी भी पार्टनर को घबराने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो प्रॉपर तरीके से लिखे होते हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो भाई ये रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है ये भी यहाँ पर मेंशन है, प्रोसीजर प्रॉपर लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन द एंटरिंग ऑफ द फर्म नेम along with the relevant prescribed particular the register of the firm keep their register of the firm and partnership provide conclusive proof and existence of partnership firm। प्रॉपर जो भी आपके पास प्रूफ है या जो भी आपके पास रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप जो है जमा कराओगे एज अ प्रूफ के तौर पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखा है जैसे पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल शूट अगेंस्ट द फर्म ऑफ अदर। देखो क्या होता है क्वेश्चन में, या हम नॉर्मली देखेंगे कि जो फर्म है वो कुछ रजिस्टर्ड होती है और कुछ रजिस्टर्ड नहीं होती है। तो जो रजिस्टर्ड नहीं होती है ना, तो ऐसे फर्म को जो है नॉर्मल तरीके से हम उसको प्रॉपर फर्म नहीं मानते, वो एक तरीके से अनरजिस्टर्ड फर्म है। और अनरजिस्टर्ड फर्म जो है वो किसी भी टाइप का फाइल नहीं कर सकता अगर उनके साथ कुछ भी बुरा हुआ है तो, क्योंकि गवर्नमेंट यही कहेगी कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं है या आपका फर्म रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो जब रजिस्टर्ड ही नहीं है तो इसका मतलब हम ये मानेंगे कि आपका जो पार्टनरशिप फर्म है वो तो फ्रॉड है, ठीक है ना। तो इसीलिए इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो है पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ शूट अगेंस्ट द फर्म टू अदर पार्टनर एंड द फर्म कैन नॉट फाइल शूट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। यानी कि ये वो हैं जो अनरजिस्टर्ड बंदे हैं, यानी नॉन रजिस्टर्ड ऑफ द फर्म। इस चीज़ को आपने याद रखना है, ठीक है। और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया फर्म को, कहने का मतलब वो एक तरीके से लीगल फर्म है,
उसको किसी भी चीज़ की डर की ज़रूरत नहीं है, वो जो भी चीज़ें करेंगे प्रॉपर लॉ के अंडर में करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, द पार्टनर में गेट द फर्म रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार एंड फर्म ऑफ द स्टेट विच द फर्म सिचुएटेड एंड द रजिस्ट्रेशन कैन एट द, यानी कह रहे हैं कि जब आप पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्टर करोगे, आपके नियर बाय जो भी रजिस्ट्रार होगा वहाँ पर आपने उसको रजिस्टर्ड कराना है, ठीक है। तो मेरे लोकेलिटी के अंदर अगर मैं दिल्ली में रह रहा हूँ तो दिल्ली के आसपास जो भी रजिस्ट्रार है जहाँ पर फर्म रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पर मैं जाके इसको रजिस्टर करा लूँगा। उसके बाद आप एप्लीकेशन को सबमिट करते हो, उसके बाद फ़ीस डिपॉजिट करते हो और फिर आप उससे सर्टिफिकेट ले लेते हो रजिस्ट्रेशन का, जो कि आप अपने फर्म के दीवार पे चिपका लोगे कि भाई ये फर्म जो है वो रजिस्टर्ड है, ठीक है। अगर कोई भी आता है तो उसको ये भ्रम ना रहे कि ये फर्म ऐसे ही चला रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। लो जी, कौन होता है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले, इसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। The word of cooperative working together other for a common purpose, and cooperative society is a voluntary association of person who join together with motive and welfare member। ये आप देख रहे हो सामने आपको एक फ़ोटो दिखाई दे रही है, ये देखिए, ये कुछ मेंबर हैं, ठीक है। इन्होंने मिलकर जो है एक सोसाइटी ओपन की है, ठीक है ना, जो कि अपने ही मेंबर्स के लिए, अपने ही मेंबर्स के वेलफेयर्स के लिए काम करेंगे, ठीक है। जैसे अगर आपने देखा होगा, एक हम नॉर्मली तरीके से करते हैं कि जैसे कमेटी अगर आप डालनी हो, आपके घर में पापा वगैरह भी कमेटी वगैरह डालते हैं, तो उसमें भी क्या होता है कि 10-12 लोग जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, यानी संगठन होता है, सोसाइटी होती है, जिसमें सभी टाइम पे उन्हीं मेंबर में से अगर किसी को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो किसी एक मेंबर को पे कर देते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर यही है, लेकिन वो जो कमेटी है वो एक, कहने का मतलब वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसीलिए वो एज अ अनरजिस्टर्ड है, तो इसलिए हम उसके फ्रॉड पे, अगर आपने देखा भी होगा कोई कमेटी का पैसा लेके भाग जाता है तो हम उस पर कोई कंप्लेंट भी नहीं कर सकते क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है। लेकिन जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड होती है, इसीलिए इस पे जो भी काम होगा वो फेयरली काम होता है और इसकी कंप्लेंट सुनी भी जाती है। तो खैर ये तो पॉइंट आपको समझ में आ गया। दे आर ड्राइवन बाय द नीड टू प्रोटेक्ट देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन अ फेस ऑफ पॉसिबल exploitation at the hand and middleman obsessed with the desire of earn greater profit. The cooperative society compulsory required to be registered। देखिए इसको भी कह रहा है ना कि इसको कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर्ड होना पड़ेगा एक्ट 1912 में। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी अदर पर्सन को पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो एज अ वहाँ का कोई सोसाइटी का मेंबर जो है वो मिडल मैन बन करके वो अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकता है किसी और को पे करके, ठीक है। सीधी सी बात है, अगर मैं अपने मेंबर को दे रहा हूँ तो उस पर इंटरेस्ट कम होगा, वही किसी बाहर के लोगों को दे रहा हूँ लोन तो कहीं ना कहीं उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और उस इंटरेस्ट का पैसा उन सभी लोगों में बांट दिया जाएगा जो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर होंगे। देयर शुड बी एटलीस्ट 10 एडल्ट, यानी इसमें कम से कम 10 मेंबर तो होने ही चाहिए, फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, एंड द कैपिटल ऑफ सोसाइटी रेज फ्रॉम द मेंबर थ्रू द इशू ऑफ शेयर, ठीक है। और मेंबर को ज्वाइन करने के लिए ये। अब फीचर्स की बात करें तो भाई इसमें वॉलेंटरी मेंबरशिप है, ठीक है, यानी द मेंबरशिप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ अ वॉलेंटरी, अ पर्सन इज़ फ्री टू ज्वाइन, ठीक है। वॉलेंटरी किसी तरीके का कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती और कोई भी बंदा जा सकता है, आ सकता है, जा सकता है। इनमें लाइबिलिटी लिमिटेड होती है और आई होप आपको लिमिटेड और अनलिमिटेड लाइबिलिटी के बारे में पता हो। इनका एक लीगल स्टेटस होता है, मैंने कहा ना ये अगर कंपनी रजिस्टर्ड है तो ऑब्वियसली लीगल है। उसके बाद कह रहे द सोसाइटी हैज़, कंट्रोल की बात करें तो सोसाइटी हैज़ अ डेमोक्रेटिक कैरेक्टर, सेंस ऑफ मेंबर हैव द राइट टू सिलेक्ट द मेंबर मैनेजिंग कमेटी, ठीक है। इनके मेंबर जो है, इनके मेंबर पर्सन एज अ कमेटी बनाते हैं और उस कमेटी के रिगार्डिंग जो है काम करते हैं। मेरिट्स की बात करें तो इसमें इक्वालिटी इन वोटिंग राइट, यानी जितने भी मेंबर हैं सबको वोटिंग का राइट होता है, ठीक है ना, सब आप तो इसकी भी आप पढ़ सकते हो और आप जो है स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हो।
नेक्स्ट की बात करें तो स्टेबल एग्जिस्टेंस का मतलब है डेथ, बैंकरप्सी या इंसैनिटी ऑफ अ मेंबर्स डू नॉट अफेक्ट द कंटिन्यू कॉपरेट। कहने का मतलब अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है या बैंकरप्टी हो जाती है या किसी तरीके से वो पागल हो जाता है, तो उससे कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो कंटिन्यू चलता रहेगा। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ये तो हमें पता है, ठीक है। एंड इकोनॉमी इन ऑपरेशन, कहने का मतलब इसमें आपको जो है ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो इसी इकोनॉमी होता है, ठीक है। और इजी टू फॉर्मेशन, ये जितने भी हेडिंग्स हैं ना, इसको आपने ज़रूर याद रखना है। और बाकी अंदर के एलिमेंट तो इजी लिखे हुए हैं, आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। डीमेरिट्स भी पढ़ लेते हैं भाई साहब। लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि हर एक लिमिटेड हैं लोग, तो कहने का मतलब लिमिटेड मेंबर होंगे तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज भी लिमिटेड ही होगा। उसके बाद बात करें, सीक्रेटी इसमें रहती नहीं भाई, सीक्रेट तो रहता ही नहीं, क्योंकि सभी मेंबर को बताना पड़ता है और किसी मेंबर से कुछ छुपा नहीं सकते, तो कह सकते हैं, ठीक है ना। और तीसरा आप ये वाला पढ़ सकते हो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा लोगों के अलग अलग ओपिनियन भी होंगे, जिसकी वजह से आप मैनेजमेंट सही से नहीं कर पा सकते, ठीक है ना। तो वही कह रहा है, बिकॉज ऑफ ओपिनियन डिफरेंस देयर गेट अ चांस टू कन्फ्लिक्ट अमंग द मेंबर्स। इनके बीच जो है एक तरीके से लोगों की सोच में कहीं ना कहीं फ़र्क आ सकता है, जिसकी वजह से लड़ाई की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसमें आपका कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, प्रोड्यूसर यानी कंज्यूमर भी अपनी सोसाइटी बना सकते हैं, प्रोड्यूसर बना सकते हैं, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकता है, फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकता है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है जो लोन वगैरह देते हैं, एंड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे सोसाइटीज़ हैं जो अपने अपने मेंबर्स के रिगार्डिंग काम करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़िया, तो इनके बारे में मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, एक बार पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के, कोई इतना वो नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने जॉइंट स्टॉक कंपनी में, कि व्हाट इज़ द जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो यहाँ कह रहा है, एज पर द कंपनी एक्ट 2013 कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। हमें पता है कि कंपनी एक्ट 2013 कहता है कि जो कंपनी है वो एक तरीके का पर्सन है, लेकिन कौन सा पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल का मतलब है इसको बनाया गया है, ये हम जैसे ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं है, ठीक है। इन्हें बनाया गया है, किसके द्वारा, ह्यूमंस के द्वारा। और इसकी एक लीगल एंटिटी होती है, कहने का मतलब इसकी एक अपनी पहचान होती है। जैसे अगर मैं बात करूं जियो रिलायंस कंपनी, तो रिलायंस कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसकी एक अपनी पहचान है, ठीक है। तो उसमें अंबानी काम करता है। हम ये नहीं कहते हैं कि अंबानी ही रिलायंस इंडस्ट्री है, नहीं, रिलायंस इंडस्ट्री अलग है और अंबानी अलग है, क्योंकि उसने इसको ओपन किया है, तो इसीलिए वो एज अ कह सकते हैं कि वो जो कंपनी है वो आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। और वो सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, ठीक है। और ये डेली बेसिस पे काम करते हैं और इसकी अपनी कॉमन सील होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। तो इसमें कह रहा है, शेयर होल्डर्स आर द ऑनर ऑफ द कंपनी वेल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चीफ मैनेजिंग बॉडी इलेक्टिंग। कहने का मतलब है जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब है जिसमें शेयर होल्डर जो होते हैं वो मालिक होते हैं, ठीक है। और इसमें एक डायरेक्टर होता है जो चीफ मैनेजिंग बॉडी इलेक्ट बाय द शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर इसे इलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फीचर्स की। तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मैंने अभी आपको बताया, इसकी एक अलग पहचान होती है, ये भी आपको पता चल गया। फॉर्मेशन की बात करें तो फॉर्मेशन यहाँ लिखा है, द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, ठीक है। परपेचुअल सेशन यानी डेली बेसिस पे काम होता है यहाँ पर, ठीक है ना, मेंबर्स आते हैं, ओके। और नेक्स्ट इज़ अ कंट्रोल की बात करें तो द शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी बट दे डू नॉट हैव अ राइट टू इन्वॉल्व डे बाई डे रनिंग ऑफ द बिजनेस। द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस अंडरटेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लो जी, कहा कि शेयर होल्डर मालिक तो है, लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं है वो कंट्रोल करेंगे, उन्होंने जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया है वही उनको मैनेज करेंगे और उन्हें उस बिज़नेस को चलाएंगे, ठीक है। इसकी अपनी खुद की पहचान होती है, रिस्क बियरिंग होता है, क्योंकि इसमें जितने भी शेयर होल्डर्स हैं
सब पे रिस्क आ जाता है तो कहीं ना कहीं रिस्क जो है वो डिवाइड हो जाता है सब में, ठीक है ना। बोर तो नहीं हो रहे ना? बोर नहीं हो रहे तो भाई मैं कंटिन्यू आगे कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा और रह गया है, थोड़ा सा और पढ़ लो यार, इतना बोरिंग भी मत हो। ज़िंदगी में वैसी ज़िंदगी बोरिंग चल रही है तो आप अपनी लाइफ को भी बोरिंग मत बनाओ, आप चीज़ों को पढ़ते रहो। बाकी आप स्क्रीनशॉट बाकायदा लेते रहे ताकि आपको चीज़ें समझ में आती रहे, और अपन अपने कॉपी नोट बना। बाकी मैंने ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, वहाँ पे ज्वाइन करिए और वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, मेरिट्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो लिमिटेड लाइबिलिटी के रिगार्डिंग मैं बात करूँ, इसकी खासियत क्या है कि भाई लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस रहता है, ठीक है ना। यानी कि ये डेली बेसिस चलेगा, किसी के मरने या रिटायरमेंट एंड रिजाइनेशन या इंसॉल्वेंसी से जो है ये बंद नहीं होने वाला है। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट कह रहा है द शेयर ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन बी सोल्ड द मार्केट, ठीक है ना, ईजिली। लो जी, ये भी बोल दिया है कि आप अपने शेयर किसी को बेच सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मेरे को लगेगा कि भाई मैं दूसरे कंपनी के शेयर खरीदना चाहता हूँ तो अपने कंपनी के बेच दूंगा, कौन को रोकेगा भाई, मेरे को कोई नहीं रोकेगा मुझे, ठीक है ना, बिल्कुल। और आपको भी नहीं रोकेगा, आप भी खरीदिए। मैनेजमेंट भी अच्छे तरीके से किया जाता है, इसलिए लिखा है प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगर इसकी डीमेरिट्स की, तो डीमेरिट्स भी एक बार पढ़ ले। कॉम्प्लेक्सिटी इंफॉर्मेशन भाई साहब बहुत ही कॉम्प्लिकेट, इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, एफर्ट और नॉलेज भी ज़्यादा चाहिए होती है हर चीज़ की। एक भी नॉलेज की कमी आई तो कहीं ना कहीं आपकी कंपनी रुक सकती है, ठीक है ना। इसीलिए अगर आपको लगेगा कि भाई मैं भी कंपनी खोलना चाहता हूँ तो पहले ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। वैसे 11 तो पढ़ लो पहले, तब जाके आप चीज़ों को कर लोगे। लैक ऑफ सीक्रेसी, भाई सीक्रेट तो रह नहीं सकता है, क्योंकि सभी शेयर होल्डर्स के पास सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है, तो कहीं ना कहीं सीक्रेट तो कुछ भी ना रहा, ठीक है, बिल्कुल। आप भी कहाँ सीक्रेट रखते हो, अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे चीज़ें बताते रहते हो भाई मैं इधर गया मैं उधर गया, तो आपकी भी सीक्रेट ही कहाँ रही। उसके बाद डिले डिसीजन मेकिंग में तो कहीं ना कहीं जो है डिले होगा ही होगा, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा हैं, ठीक है। एंड कन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट, ये जो मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ ना, ये ऐसे पॉइंट्स है जो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, इजी याद हो जाएंगे। कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट का मतलब ये है कि शेयर होल्डर के अपने अपने सम टाइम इन बिकम अ वेरी डिफिकल्ट फुलफिल द डिमांड ऑफ द वेयर शेयर होल्डर। द मैनेजमेंट मैनेजमेंट फेसेस लॉट ऑफ द प्रॉब्लम कोऑर्डिनेटिंग द मैनेजिंग अफेयर ऑफ द कंपनी। कहने का मतलब है, देखो शेयर होल्डर्स अगर ज़्यादा लोग हैं तो कहीं ना कहीं उनके बीच कन्फ्लिक्ट तो आना ही आना है, बाधाएं तो होंगी होंगी, ठीक है ना, बहुत सी चीज़ों को लेकर के प्रॉब्लम्स तो होंगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि कन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट का मतलब है कि सम टाइम्स इन बिकम अ वेरी डिफिकल्ट इन फुलफिल द डिमांड ऑफ, यानी हम सारे शेयर होल्डर्स की डिमांड को नहीं मान सकते, ठीक है ना, कुछ को तो कहीं ना कहीं हमें निराश करना पड़ेगा। ना का मतलब ना ही करना पड़ेगा, ठीक है ना का मतलब ना। लो जी, यहाँ पर मेंशन कर दिया है टाइप्स ऑफ कंपनी। आई थिंक मेरे ख्याल से लास्ट टॉपिक रहेगा आपका कि कितने टाइप्स की कंपनी होती है। एक है प्राइवेट, एक है पब्लिक, तीसरा है वन पर्सन कंपनी। चलिए वन बाय वन एक एक को डिस्कस करते हैं। ये एग्ज़ाम में पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो भाई साहब, अपनी बुक में भी मार्क कर लो, जिस भी बुक से आप पढ़ते हो, ठीक है। और कभी कॉपी वगैरह खोल कर नहीं किया है नोट डाउन तो भाई साहब यही जो है इसका स्क्रीनशॉट लेकर के चीज़ों को कर लो। तो थोड़ा सा देखते हैं, आपके सामने प्राइवेट कंपनी है और एक पब्लिक कंपनी है। हम कैसे कहेंगे कौन सी प्राइवेट कंपनी है और कौन सी पब्लिक कंपनी है? तो मैं बात करूं ऑन द मेंबर के बेसिस पे। लो जी, मेंबर्स आपके सामने हैं। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर होते हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं पब्लिक की, तो भाई मिनिमम तो 7 होंगे, लेकिन मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। लो भाई, इतने सारे लोग होंगे तो कहीं ना कहीं हर एक की डिमांड थोड़ी पूरी की जाएगी, हद है। अब बात करें डायरेक्टर की, तो भाई साहब इसमें 2 डायरेक्टर रहेंगे और इसमें 3 डायरेक्टर रहेंगे, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ द इंडेक्स ऑफ अ मेंबर इन कंपलसरी। प्राइवेट सेक्टर में मेंबर्स की जो है इतना ज़्यादा वो नहीं है इंडेक्स तैयार करना, लेकिन हाँ कह रहा है पब्लिक कंपनी में हर एक मेंबर्स का इंडेक्स होना चाहिए कि किस मेंबर्स ने या किस शेयर होल्डर ने कितना पैसा लगाया है, कितने शेयर्स खरीदे हैं, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट में तो शेयर थोड़ी इशू होते हैं।
इनके भाई साहब वर्ड में पीवीटी लगा रहता है और इसमें लिमिटेड वर्ड लगा रहता है। चलिए बहुत बढ़िया, ये तो हमें पता ही नहीं था, अब पता चल गया। इनविटेशन टू पब्लिक, भाई साहब ये शेयर इशू नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन हाँ ये कर सकते हैं। और ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, यहाँ पर भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, रिस्ट्रिक्टेड है। और यहाँ पर अपने शेयर्स को किसी दूसरे को बेच सकता है। अब आ जाते हैं 1% कंपनी, एक अकेला इंसान जो है कंपनी को चलाता है। तो ये इसमें देख लेते हैं कि विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 अ सिंगल पर्सन कुड कंसिस्ट कंपनी अंडर द 1% कंपनी कॉन्सेप्ट। द इंट्रोडक्शन of OPC in the legal system of move legal would be encourage the cooperatives, क्या है ये, कॉर्पोरेटिजेशन, ओके, बड़ा कितना खतरनाक उन्होंने। हाँ, तो जो भी है आपका कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ द माइक्रो बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे सपोज करिए आप जो है किसी भी कंपनीज़ को, या आपके अंदर कोई आइडिया है, आप कोई भी छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आप जो है ओपीसी के अंदर जो है आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, यानी खुद का आइडिया है, सब कुछ पैसा भी खुद ही लगा रहे हो, तो ठीक है। तो कह रहा है कि 1% कंपनी इज़ अ कंपनी विद ओनली 1 पर्सन इज एज अ मेंबर एंड 1 पर्सन विल बी द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। भाई साहब एक ही बंदे के पास पूरा शेयर होल्डर होगा। एंड if avail the benefit of private limited company such a separate legal entity, सारी कुछ सेम ही रहेगी जो हमने कंपनी की मीनिंग पढ़ी है। लेकिन मेरा सवाल है, और आपका भी सवाल पता नहीं होगा, आप गूगल कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना कौन सा कोई हो जाएगा। तो सोल प्रोप्राइटर कौन होता है यार? बात ये है, सोल प्रोप्राइटर में भी तो 1 होता है, तो 1% कंपनी को आने की क्या ज़रूरत थी, या ये कॉन्सेप्ट लाने की क्या ज़रूरत थी? थोड़ा दिमाग लगाओ और मुझे बताओ क्या दिक्कत है। तो कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है, तो यहाँ पर एक बार इस चीज़ पे नज़र मार लेते हैं। वैसे भी हमारा टाइम होता ही जा रहा है, तो इतनी लंबी वीडियो देख लेते हो आप? देखते हो, चलो कोई बात नहीं, हमारा काम है आपको चीज़ें अच्छे से सारी चीज़ें प्रोवाइड कराना। मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा जो आपकी बुक में नहीं है और या है और मैंने यहाँ पर नहीं करा है, पूरा प्रॉपर प्रेजेंटेशन तैयार किया है आपके लिए। तो कहीं ना कहीं आपको इतना तो बनता है यार, आप चैनल को शेयर्स करें सब लोगों में, ताकि आपको और इन्फॉर्मेशन मिल सके। ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज़ अ इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट इन इंडिया, यार ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो इंडियन है, बात खत्म, ठीक है। एंड रेजिडेंट इन इंडिया, जो इंडिया में रह रहा है, बाहर वाले बंदों के लिए है ही नहीं। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल इन कॉर्पोरेट मोर देन 1 पर्सन कंपनी नॉमिनी इज मोर देन सच अ कंपनी, ठीक है। कह रहे हैं नो पर्सन शैल बी एलिजिबल इन कॉर्पोरेट मोर देन 1 पर्सन कंपनी और बिकम अ नॉमिनी। अगर किसी एक कंपनी है उसकी पहले से ही और चाहता दूसरा भी 1 पर्सन खोले, तो भाई ऐसा नहीं हो सकता, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ओके, तो पहला पॉइंट क्लियर है, इसको मार्क कर लेंगे आप। दूसरा भी क्लियर है, एंड ये भी पढ़ लो, सब इजी है। फोर्थ वाला पढ़ लो कि नो माइनर शैल बिकम अ मेंबर एंड नॉमिनी ऑफ द 1 पर्सन कंपनी। लो जी खत्म, यानी कोई भी छोटा बच्चा जो है कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता। लेकिन 1932 वाला जो पार्टनरशिप है उसमें बन सकता है, अगर आपको याद हो तो। Such a company cannot incorporated and converted into company under Section 8 of this Act. Such a company cannot carry out non-banking financial institution. लो जी, ये भी बात हो गई कि नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसको नहीं चला सकते। तो इतना बहुत है आपके लिए यार कैरेक्टरिस्टिक में। तो ये आपका डिफरेंस है। लो, आपसे मैं कह रहा था ना कि यहाँ पर डिफरेंस भी देख लो, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी। ये जो हमने पीछे जितना पढ़ा है ना, उसका एक निचोड़ है यहाँ पर, ठीक है। और इन निचोड़ को मेरे ख्याल से इतना मुझे समझाने की ज़रूरत है भी नहीं, और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा किसी के बीच में डिफरेंस, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप कौन होता है, इसमें मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटी, ठीक है ना, इसमें इतना ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं होती। पार्टनरशिप, रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल, इजी फॉर्मेशन, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, ठीक है।
मैंने ये पॉइंट को बहुत डिटेल में समझाया है आपको, और इसमें से डिफरेंस अगर आपको याद करना हो तो आप जो है 3 से 4 पॉइंट, मैक्सिमम 4 कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ताकि चीज़ें आपको आसानी से क्लियर हो सके। तो ये जो लास्ट था आपका जिसमें ये सारी चीज़ें एक साथ लिखी हुई है, तो चलिए एक बार इसी को ही पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं, 2 मिनट और सही। जॉइंट हिंदू फैमिली में लेस लीगल फॉर्मेलिटीज़ में और एग्जेम्पशन है फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन एंड इजी फॉर्मेशन। रजिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी में कंपलसरी है भाई साहब, एंड कंपनी इसमें भी कंपलसरी है, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी इसमें रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है, बाकी 3 में कंपलसरी नहीं है। मेंबर की बात करें तो ओनली ऑनर रहेगा, एंड इसमें बात करें तो मिनिमम और मैक्सिमम लिखा हुआ है, इसमें भी आप पढ़ लेना, और इसका भी, और यह भी मैंने बताया ही था आपको। अब बात करते हैं कैपिटल कंट्रीब्यूशन, इसमें लिमिटेड फाइनेंस होता है, क्योंकि एक अकेला बंदा जितना पैसा लगा रहा है, कह रहा है लिमिटेड बट मोर देन रिस्क इन द सोल प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली पार्टनरशिप में इससे ज़्यादा होगा, ठीक है, इसमें भी लिमिटेड होती है कोऑपरेटिव में, एंड लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, भाई साहब कंपनी है तो कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे रिसोर्सेज लिमिटेड होगी। चलिए मेन आपका फोकस है ये रखना है, मैं जिस की बात कर रहा हूँ, ये जो मैंने हेडिंग डाला है ना, ये तो आपके एग्ज़ाम में एमसीक्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, पार्टनरशिप में भी अनलिमिटेड एंड जॉइंट होता है, और इसमें भी भाई साहब अनलिमिटेड कर्ता के ऊपर होता है एंड लिमिटेड अदर्स, ये मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बता रखी है, पार्ट 1 में ज़रूर से देखिए, इसमें भी लिमिटेड है और इसमें भी लिमिटेड है। तो इसी के साथ वीडियो की समाप्ति होती है, और आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और मैंने आपको चैप्टर 2 के कंप्लीट नोट्स करवा दिए हैं, और आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में वीडियोस को फैला देना, मुझे फैलाना चाहिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आपको और इजी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और डोंट वरी, टेंशन की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें आपको करा दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।